हेलो बच्चों, आप लोग से बहुत दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा था, परंतु हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। पोस्ट कोविड ने मुझे परेशान कर रखा था। इस वजह से मैं अभी जॉब पे भी नहीं जा पा रहा हूँ, छुट्टी पे ही चल रहा हूँ। हाँ, आप लोग के लिए मैंने बैठे के वो 66वीं के लिए मैंने गेस क्वेश्चंस कर दिए थे, लेकिन बोलने के कारण अभी नहीं डाल पाया था वीडियो। कुछ बच्चों ने लगातार लिख रहा है कि बच्चे कर दीजिए। दो कारण थे ये, एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, ये भी कारण थे। दूसरे कि मैं बहुत पहले गेस क्वेश्चंस नहीं देता हूँ, इसलिए कि आप लोग कन्फाइंड करने लग जाते कि सर ने इतना दिया है, ये वाला कर लें। ठीक है, वो लास्ट आवर के रिविजन्स के लिए मैं ऑलवेज कहता हूँ, एक अच्छा विद्यार्थी होल सिलेबस पढ़ के जाता है और अंतिम समय में वो 1 वीक होगा जिसमें आप वो पोर्शंस को आप रिवाइज़ करें ज़्यादा। और इसलिए मैं गेस क्वेश्चंस बहुत लास्ट में करता हूँ, ठीक है, कि नहीं देता हूँ। बच्चे जो है मेरा इतने बच्चे आत्मघाती कदम उठा लें, ये मैं नहीं चाहता। चलिए, मैं आज 66वीं के लिए जो क्वेश्चन गेस किया, मैं LSW में विशेषकर पहले LSW से ही शुरू करता हूँ, फिर मैं GS में भी डाल दूँगा। तो LSW से का क्वेश्चंस मैंने गेस किया, उस पर मैं आता हूँ। जो पहला प्रश्न मैंने किया है, देखिए फर्स्ट सेक्शंस में ध्यान रखना, LSW में देखिएगा मार्क्स बहुत जो अपेक्षा की जाती है बहुत नहीं आ पाते हैं। उसे कई कारण है। एक तो बहुत नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं और चूँकि सब कोई 1-2 टीचर से पढ़ते हैं तो वही नोट्स पढ़ते हैं और वही लिखते हैं। टीचर भी देखते देखते ऊब जाता है। कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करो, नंबर आएंगे। उसी चीज़ को कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं। खाना सभी बनाता है, लेकिन खाने को का प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। खाने का कोई कमतर भी खाना बनाया लेकिन प्रेजेंट बहुत अच्छा किया, उसको अच्छे अंक आ जाते हैं। बड़े अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में नंबर उनको नहीं आ पाता। उसे कारण यही, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस, कुछ बना दिया, ऐसे ही बना दिया, अपने से ही बना दिया। आया मान लीजिए कि कुछ मैं अब चलता चलूँगा, बताता चलूँगा, वहाँ पे कुछ ऐसे प्रेजेंटेशंस दीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बना करके, कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे कुछ उसने अलग हट के काम किया, उनको अधिक नंबर आते। ठीक है। और ध्यान में रखना है कि जो LSW में बहुत सारे टीचर्स ये कह देते हैं और बच्चे उसको फॉलो करते हैं कि इंडस्ट्रियल से एक्ट से लिखेंगे क्वेश्चन तो बहुत नंबर आएगा, और सोशल से लिखिएगा तो बहुत नंबर नहीं आता। ये धारणा बिल्कुल गलत है बच्चा। ठीक है, बैलेंस कोशिश करो। 2-3 आप एक्ट से लिख दिया तो अपना 2-3 दो क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश करो सोशल से भी। ठीक है, सोशल के जो आंसर होंगे वो थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, आपके अलग हो जाएंगे दूसरों से, कॉपी ही अलग हो जाता है, तो वहाँ पे अंक बहुत आते हैं। इसलिए आप कभी भी ऐसा मत समझिए कि आप गरीबी, बेरोजगारी, महिला कल्याण, बाल कल्याण, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, इन सब से प्रश्न लिखेंगे तो आपको नंबर कम आएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, अब महिला कल्याण, बाल कल्याण तो ज़रूर लिखना चाहिए, और बिहार सरकार की सारी योजनाएं हैं, तमाम हैं, इन सब चीज़ इनोवेटिव है, इस पर अब सारे डाटा हैं, नए डाटा आ जाते हैं, उन सबको पुट कीजिए, कुछ काम कीजिए अलग जो लगे। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, क्या क्या काम हो रहे हैं उनको आप उसमें समाविष्ट कीजिए। कुछ ऐसे पर्सनालिटी जो उस पर काम कर रहे हैं उनकी चर्चा कीजिए अपने आंसर में, तो आपको अधिक नंबर आएंगे।
एक ट्रेडिशनल है, एक टीचर ने लिख दिया, उसी को सब लोग खरीद लिया और वही लिखता चलाता और अपेक्षा करता है कि हमको बहुत अच्छा नंबर आ जाए। ऐसा संभव नहीं होता, ठीक है। इसके सिलेबस छोटे हैं तो उसके अच्छे जो है इसके विशेषता, तो उसकी वही चीज़ उसके अवगुण भी साबित हो जाते हैं। ये छोटा सिलेबस है लेकिन सब कोई, अगर चूँकि सब कोई पढ़ के जाएगा, वो तो नहीं पढ़ के जाएगा, वही टीचर का पढ़ के जाएगा, वही नोट्स पढ़ के जाएगा, तो क्या नंबर आएगा। और सब सोचते हैं कि मैंने 5 पन्ने लिख दिया, नंबर मुझे नहीं आया। देखिए, ध्यान रखिए, लिखते क्या, क्वालिटी क्या, किस प्रकार का लिखते हैं, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए मैं आता हूँ। एक जो पहला 2 प्रश्न रहता है वो ट्रेडिशनल वाला, जो श्रम कानून, श्रम विधान से संबंधित रहता है, वहाँ से एक प्रश्न आता ही है, चाहे वो संवैधानिक पहलू पूछ दे या फिर श्रम विधान किसे कहते हैं सिद्धांत पूछ दे, उसके आधारभूत सिद्धांत क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके श्रम कानून बनाने के कौन कौन से कारक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आ जाता है। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस इस सेक्शन से मैंने किया है, उसको मैंने और करके लिखा है। पहला जो मेरा प्रश्न है, भारत में श्रम कानून के क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। देखो, ये उद्देश्य वाला चीज़ और सिद्धांत वाला चीज़ एक ही होता है, थोड़ा लिखने में चेंज हो जाता है। एक ही है, जैसे संरक्षण का उद्देश्य, और उसको देखोगे तो आधारभूत सिद्धांत में भी संरक्षणात्मक आधारभूत सिद्धांत भी है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, जो उसके उद्देश्य हैं, विनियमन का सिद्धांत है तो विनियमन का उद्देश्य भी वही चीज़ है, लिखने के तरीके थोड़े अलग हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आपको क्या करना है कि जो ध्यान रखिए, बहुत कम लिखना उसमें कम है। उद्देश्य पूछा तो आपने संरक्षणात्मक लिख दिया, आप संरक्षणात्मक में उद्देश्य में आप उसमें ये दीजिए कि कानून कौन कौन से हैं, कौन कौन से कानून बनने, संरक्षण करने के लिए कौन कौन से कानून बने, आप उन कानून का नाम पॉइंट वाइज करके लिख दीजिए। न्याय का सिद्धांत है, मधुआ मजदूरी वाला है एक्ट बना, ठीक है, वो लिख दीजिए। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि वो मजदूरी जो समान कार्य के लिए समान वेतन है, वो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, वो लिख दीजिए। देखिए, ध्यान रखिए कि जो उद्देश्य है उसमें कौन कौन उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने कानून बनाए, बस उसकी चर्चा कर दीजिए। तो आप उससे लगेगा कि ये उद्देश्य के साथ साथ वो समझ रहा है कि इसके उद्देश्य क्या है और कौन से कानून बने, ठीक है। नई चीज़ें अगर कानून बनती है उसका उल्लेख तो निश्चित रूप से कर देना। संरक्षण के लिए तो अभी सिविल कोड बना, सॉरी ये सिविल कोड बोल रहा हूँ, वो श्रम कानून बना, लेबर कोड बना, लेबर कोड की चर्चा कर दीजिए। तो नई चीज़ों को समाविष्ट करना। और देखिए, पिछली बार नहीं आया था, इस बार तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, चूँकि अब कानून लागू हो रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने इसको दिया है। क्योंकि अब LSW में क्वेश्चंस जो है देखते हैं कि बहुत अप टू डेट करके प्रश्न पूछने लगा, तो ये प्रश्न मैंने उसमें दिया है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही बनता है, वर्तमान संशोधित श्रम कानूनों की समीक्षा कीजिए। जो श्रम कानून अभी बने हैं, जो चारों कोड बने हैं, उनकी समीक्षा करनी है और इसके अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना करें। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो LSW के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये GS के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। GS में भी आ सकता है कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू द करेंट अमेंडमेंट एंड लेबर लॉज, अमेंडेड लेबर लॉज एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना बेटा, अपने से तैयार करोगे। ये सब टीचर उचर का इधर उधर जो ढूंढते हो, इससे बेहतर है अपने से तैयार करो, ठीक है। वही बच्चा compete करता है जो आंसर खुद अपने से लिखता है। केवल दूसरों से मांग करके ठीक है आ जाओगे, लेकिन सही आप उसका हेल्प लीजिए दूसरे का, नहीं, वो आंसर अपने से तैयार करो और उस आंसर को जितना बढ़िया करने के लिए क्या उपाय कर सकते हो, ठीक है, बात टीचरों से पूछो कि इससे और अच्छा कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। टीचर्स भी आजकल बहुत प्रोफेशनल्स हो गए, ये मैं मानता हूँ,
लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। आप लोग लिख के दिखा सकते हो, मुझे दे दो, ठीक है, आप मुझे भेज दो, मैं देख लूँगा कि इसमें क्या और ऐड किया जा सकता है, ठीक है, मैं भेजता रहता हूँ। और अपने दोस्तों से, जो सीनियर जो दोस्त हैं, जो ये कम्पीट कर गए हैं, अभी अभी बने हैं, उन सब से संपर्क करो, ठीक है, कि इसमें क्या और बढ़िया हो सकता है। दूसरा प्रश्न मैं आता हूँ, कारखाना अधिनियम। अब ये देखिए, फैक्ट्री एक्ट से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और कोशिश करना है बेटा कि फैक्ट्री एक्ट को समग्रता से पढ़िए, पूरा बढ़िया से पढ़िए। इवन फैक्ट्री एक्ट से आपको इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, फैक्ट्री एक्ट सब जानता है, तो फैक्ट्री एक्ट को आपको बढ़िया से तैयारी करनी है। और ये सब गेस मत करना फैक्ट्री एक्ट में, कभी कभी रिपीट भी कर देता है। इस बार मैंने दिया है सुरक्षा को और मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी, ये दोनों को दिया है मैंने, कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है इसमें सुरक्षा वाला, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। वैसे कल्याण और स्वास्थ्य पिछली बार भी शायद आया था, तो आप देख लीजिएगा। इसमें ये हमेशा अल्टरनेट करके पूछते रहते हैं, लेकिन कभी कभी रिपीट भी करते हैं। और है कितना बड़ा, थोड़ा सा स्वास्थ्य वगैरह भी ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बार दो बार पढ़ लिया तो हमेशा याद रहता है। हाँ देखिए, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप धारा लिखते हो तो 2-3 नंबर अधिक आते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चे नए बच्चे हैं वो बहुत बॉदर्ड हो जाते हैं, इनको धारा याद नहीं हो रहा है, तो देख बेटा गलत नहीं लिखना, गलत लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, नहीं लिखोगे तो 2 नंबर कम आएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान में रखिए, गलती नहीं करनी, और बार बार लिखोगे धीरे धीरे सब याद हो जाता, ये मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इस बार में सुरक्षा एवं मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी से संबंधित प्रावधान का उल्लेख करें। अब देखिए, सुरक्षा वाले में कभी कभी होता क्या है, परिसंकट में प्रक्रिया वाला जो चीज़ है वो 5-10 नंबर वाले टेल जोड़ देता है, या कभी कभी देता कि कारखाना में कारखाना परिभाषित करने के लिए, परिसंकट में प्रक्रिया परिभाषित करने के लिए भी दे देता है। तो ध्यान में रखिएगा, परिसंकट में प्रक्रिया समझ रहे, हजार्डस प्रोसेस वाली चीज़ें जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद शामिल की गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैक्ट्री एक्ट में संशोधन किया गया, तो उसके बाद उसको उसमें जोड़ा गया है, वो चीज़ें इसमें समाविष्ट होनी चाहिए। वहाँ से प्रश्न आते हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जो धारा 41H है वो ज़रूर देख लेना बेटा, ठीक है। तीसरा जो मेरा प्रश्न है मैं उस पर आता हूँ, कर्मकाल क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, ये आना है इस बार, ठीक है। देखो, मैं क्वेश्चंस गेस करता हूँ तो प्रीवियस ईयर के और तमाम को ट्रेंड्स को देख करके करता हूँ। आप देखोगे कि क्वेश्चंस, इतना क्वेश्चंस तैयार कर लिए तो 5 क्वेश्चंस तो तुम लिख के आओगे ही आओगे, इसमें कहीं कोई इसमें ये नहीं है। 5 या 6 जो भी प्रश्न पूछे, आपको प्रश्न नहीं आने का तो सवाल ही नहीं कि नहीं आए, इतना अगर तैयार करते हैं। कर्मकाल क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के मुख्य उपबंधों की संक्षिप्त विवेचना करें। अब वो देखिए, उसमें कुछ भी तोड़ के भी पूछ सकता है, ठीक है। विकलांगता को परिभाषित करें, कितने प्रकार की विकलांगता होती है, ठीक है, अस्थायी है, अपंगता है, तमाम इन सब के जो है आंशिक है, ये सब को कैसे परिभाषित कर करते हैं, उसका योग्यता और उसका निर्धारण कैसे होता है। एक्ट में सभी चीज़ें हो सकता है, इसको छोटा करके पूछ दे, तोड़ करके पूछ दे, ठीक है। क्षतिपूर्ति का निर्धारण कैसे होता है, उसका रकम जो है वो किस प्रकार दिया जाता है, ठीक है। या आपको जो कमिश्नर होते हैं, क्षतिपूर्ति के कमिश्नर, उनका क्या काम है, उनका उत्तरदायित्व क्या है। तो मैंने अगर ये लिखा है आपको मुख्य उपबंध, तो इसका मतलब कि आप पूरा उसका कंप्लीट पढ़ना, आप लोग केवल थोड़ा सा एक्ट का में प्रावधान का वो पढ़ करके छोड़ के चले जाते हो, और वहाँ वो सब नहीं ध्यान देते हो। तो वो सब ध्यान देना है, पूरा कंप्लीट पढ़ना, ठीक है।
एक कोई उठाओ तो उसको कंप्लीट में पढ़ो। उसका नहीं है कि मैंने अगर फैक्ट्री एक्ट कहा कि सुरक्षा खाली पढ़ना है, अब लो फैक्ट्री एक्ट का बाकी चीज़ छोड़ दिया तुमने। तो तैयार करो तो उस ढंग से तैयार करो। हाँ, लास्ट आवर के लिए मैंने कहा कि आप इसको देख लो, ध्यान में रखो, सोच लो कि हमको फैक्ट्री एक्ट से एक क्वेश्चन लिखना है, फैक्ट्री एक्ट को पूरा बढ़िया से तैयार कर लो, तो वहाँ से कुछ भी पूछेगा हम लिखेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 के प्रमुख प्रावधानों की समीक्षा करें, इस अधिनियम के प्रभावों पर प्रकाश डालें। अब इसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, क्या प्रभाव समाज पे डाल रहा है, समाज पर, अब उस इकोनॉमी पर, ठीक है, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सब पे प्रभाव है। अब आपके इस प्रभाव वाले सेक्शन से अब दूसरे बच्चे से आप अलग हो जाएंगे। कानून तो प्रावधान तो सबको याद है, सब लोग लिख लेता है, प्रभाव वाला सेक्शन से पता चलेगा आपकी मौलिकता। इसलिए अब देखोगे क्वेश्चंस जो देता है उसमें कुछ ना कुछ 10 नंबर 12 नंबर 10 नंबर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, 18-12 वाला क्वेश्चन इस प्रकार से कि आपका कुछ व्यू पता चले सेकंड वाले सेक्शन से। और वही चीज़ें आपको 18 नंबर बहुत अंतर नहीं होगा, आप में भी और दूसरे बच्चे में भी लिखेंगे, सबको प्रावधान रटे हैं, सब लोग लिख के चले आएंगे। इसका प्रभाव यहाँ पे ये आपको अलग करेगा। अब आप प्रभाव लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, 1961 का प्रावधान, इस अधिनियम के प्रभावों पर प्रकाश डालें। अब प्रभाव पर प्रकाश डालना है तो प्रभाव की आप समीक्षा करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इससे बेहतर कानून अगर किसी यूरोपीय कंट्रीज़ में है, बाहर में है, वहाँ की इकोनॉमी में और क्या बढ़िया इम्पैक्ट पड़ा, उससे हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, आप उसमें सुझाव दे सकते हैं, आप अपनी व्यू रख सकते हैं। ये सब काम करने की आवश्यकता है, इस पेपर का डिमांड है। सिर्फ एक आप लोग रटे रटाए फॉर्म में आप लिखते हो तब अब आपको नंबर उतना अच्छा नहीं आ पाता। आप देखें ये 145-50 देते, 60 तक आते आते एवरेज सबको सही बैठा देता है। आपको 180 प्लस लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा बेटा। इस बार तो 174, 75, 78 एक बच्चा जो है 198 लाया, तो मुझे लगा कि 200 से प्लस आने की सब रहती है। हालांकि कभी कभी मैं कहता हूँ बीपीएससी की जो थोड़ी बहुत जांच की जो प्रक्रिया है वो थोड़े संदेहास्पद जरूर रहते हैं, लेकिन हम लोग को उस पर नहीं जाना, ठीक है, और ना उसकी समीक्षा करके हमको अपना समय बर्बाद करना। इसी में हम कितना बेहतर कर सकते हैं इस पर ध्यान रखना, हम और क्या कर सकते हैं कि हमको अधिक नंबर आए। मेरे कई ऐसे छात्र जो पिछले बार 64वीं में, इस बार सब सफल हुए। 64वीं में बहुत सारे छात्र जो 2-3 साल से असफल हो रहे थे, लगातार इंटरव्यू दे रहे थे लेकिन असफल हो रहे थे। वो कर दे, क्या करें सर, देखिए करना वही है जो बताता हूँ, उसी पर काम किया। आज वही सब छात्र, उनको लग रहा है कि नहीं इन्हीं सब पर काम किया। और ये देखो स्टैट जो है वो थोड़ा सा उसको आप लोग पर डे बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना, वो ध्यान में रखना। जीएस वाले में मैं चर्चा करूँगा, वो उसको आप कमजोरी मत रहने देना, ध्यान रखो, क्योंकि अब बहुत डिसाइसिव फैक्टर हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे जो ITN होते हैं वो अब आ रहे हैं PCSE, और पहले तो ITN बच्चे नहीं आते थे। NIT स्तर के बच्चे आते थे इंजीनियरिंग वाले, लेकिन IT वाले सब स्टेट पब्लिक में नहीं आते थे। ठीक है, अब स्टेट पब्लिक में भी उन लोग आने लगे हैं, तब आप वो लोग तो बना जाएंगे पूरी तरह से स्टैट। तो आप समझ सकते हो वो बहुत एज लेके चले जाते हैं, और वैसे भी मैथ्स ले रहे हैं तो मैथ्स में 280 नंबर आ रहे हैं। तो वहाँ पे आपको करने के लिए अब आपके आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ये सब काम उस लेवल तक करने के लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा, और कुछ नवीनतम चीज़ें करनी पड़ेगी, और हर एक प्रश्न को नवीनतम आप जो स्थिति है उससे जोड़ करके ज़रूर प्रयास करिए। एक पैराग्राफ ज़रूर ऐसा दीजिए जो उसका इम्पैक्ट, उसके ये जो भी कानून लिख रहे हैं
उसका क्या इम्पैक्ट अभी वर्तमान इकोनॉमी पे पड़ेगा। चौथा प्रश्न जो है वो ग्रेचुटी से मैंने दिया। देखो बेटा, ग्रेचुटी वाला प्रश्न जरूर लिखना एग्जाम में, और चेंजेज आते रहते हैं ग्रेचुटी वाली धनराशि में, उसको ध्यान रखना है, अप टू डेट रहना है। और ग्रेचुटी के भुगतान को लागू करने के बारे में बताइए। इसमें ध्यान में रखना, इसमें उदाहरण ज़रूर देना बेटा, हर एक सेक्शंस में मैथमेटिकल बना के कि मान लीजिए किसी का वेतन इतना है और तो उसका ग्रेचुटी की धनराशि कितनी होगी, उसको इस तरह से बनाना है। कब 10 लाख से एक्सीड करा, जितना भी मैक्सिमम लिमिट है उससे आप एक्सीड करा दो किसी बड़े अधिकारी का, और तब उसको मैक्सिमम कितना मिल सकता है। ठीक है, बढ़ गया है तो ध्यान में रखिएगा, जो नवीनतम प्रावधान है उसके अनुसार से लिखना कि जो भी धनराशि है उसका वेतन मान लो उसी के अनुसार से बना लो, घर से ही बना के रखे रहो और उस तरह से आप प्रैक्टिस करो और उसको एग्जाम्सन्स में फटाफट एक उदाहरण के तौर पे दे दो। वो लगेगा कि बच्चा जो है इस चीज़ों को समझता है। ठीक है, वो एग्जाम मिलेगा नहीं किताब वगैरह में, आप अपने मन से उसको समझाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 के प्रमुख प्रावधानों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाल श्रम वाला। अब बाल श्रम में लगातार काम हो रहे हैं, लगातार आप देखिएगा कि एनजीओज बहुत काम कर रहा है, गैर सरकारी संगठन और सरकारी संगठन बहुत सारे काम होते रहते हैं, बिहार सरकार भी बहुत सारा काम करती रहती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन में आप कैलाश सत्यार्थी जी का जो काम होता रहता है वो सब आप इसको पेपर में आते रहता है, उसको नवीनतम कर करके उसको उसमें डालिए। ठीक है, बता रहा हूँ कहाँ से करोगे, ध्यान में रखो। वहाँ पे वो जो एक पैराग्राफ अलग करोगे वो दूसरों से आपको अलग कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के प्रमुख प्रावधानों का, इसमें तो बस इस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें तुम अब क्या कर सकते हो दुकान प्रतिष्ठान वाले में। अब देखो ये चीज़ें हैं, ये दुकान प्रतिष्ठान है, लेकिन इसमें जो एक्ट है, एक्ट को कब शिथिल करना है, किस स्थिति में ये एक्ट शिथिल होगा, अब वो एक पैराग्राफ लिख देना। इस बार अगर क्वेश्चन कोई लिखना तो जरूर लिख देना। ठीक है, कि कब ये इसको शिथिल कब होता है। अब शिथिल वाले में कब दोगे, ये लॉकडाउन पीरियड में। ठीक है, वो कब वो एक्ट में शिथिल आया, इस तरह की महामारी जब आएगी तब इसको शिथिल कर दिया जाएगा। कब इसमें स्थानीय स्तर पर इसको बनाने का, जो ये बिहार सरकार का होता है, ये सब किसी स्टेट का होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है। इसीलिए देखोगे कि सब स्टेट का अलग अलग दुकान प्रतिष्ठान को बंद करने का नियम होता है, और कभी कभी तो जिले में अलग अलग को दे दिया जाता है, डीएम को पावर दे दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप इसमें मेंशन करोगे। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा कर दोगे। कानून अलग बातें हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर जब आता है तो कब ये शिथिल हो जाता है, ये चर्चा करते हुए उस बात को लिख दोगे, लगेगा कि इसको एक्ट की समझ है। ठीक है, समझे, इसको थोड़ा ध्यान रखना बेटा। भारत में औद्योगिक संबंध की स्थिति की चर्चा करते हुए औद्योगिक संबंधों पर नई श्रम नीति एवं आर्थिक नीति के प्रभावों की समीक्षा करें। मैंने फिर इसको करंट से जोड़ा है, नई श्रम नीति से और आर्थिक नीति के प्रभाव। औद्योगिक संबंध वाला आ सकता है एग्जाम्स में, इस बार इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, या औद्योगिक संबंध के प्रमुख पक्षकार कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये ट्रेडिशनल प्रश्न है। अब हम आते हैं 7वें प्रश्न पर। भारत के वर्तमान परिदृश्य में सौहार्दपूर्ण और संघ के प्रोत्साहन में सामूहिक सौदेबाजी के महत्व का वर्णन कीजिए। अब ये मैंने वर्तमान परिदृश्य में कहा, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेबर के बीच में सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, अब ये सब चेंज हो रहे हैं, नए लेबर लॉ आने के बाद देखिएगा इस प्रकार की चीज़ों में बहुत परिवर्तन आ रहा है। तो इसको ध्यान में रख के लिए, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो आपके अपने होंगे, उत्तर ऐसे होंगे, ये सब आपको बहुत अंक दिलवाएंगे, बता रहा।
श्रम संघ अधिनियम 1926 इस बार एक्ट में, सेकेंड पेपर से एक्ट में इस बार आने वाला है। ये 1926 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें। दूसरा है आधुनिक युग में श्रम संघों की भूमिका का उल्लेख करें। नई आर्थिक नीतियों के कारण देश में बदली हुई परिस्थितियों के अंतर्गत आधुनिक श्रम संघों की भूमिका क्या होगी, विवेचना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। मुझे तो लगता है कि एक्ट वगैरह से क्वेश्चन जो 1926 है, ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट प्रश्न ये होता है। नई आर्थिक नीतियों के कारण देश में बदली हुई परिस्थितियों के अंतर्गत आधुनिक श्रम संघों की क्या भूमिका है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तैयार करना। ठीक है। भारत में या बिहार में जो भी पूछे, बालकों की समस्या पर प्रकाश डालें। सरकार द्वारा बालक कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों की आलोचनात्मक परीक्षा। अब देखो, ये बाल कल्याण और महिला कल्याण, ये दोनों को तैयार जरूर करना चाहिए और यहाँ से प्रश्न लिखने चाहिए, क्योंकि आपको काम करना है उसको। ठीक है। और नई नई चीज़ें होती रहती, नई नई बातें होती रहती है, सरकार की नई नई नीतियाँ होती रहती हैं, बजटीय प्रावधान होते रहते हैं, उनको निकाल करके इसमें पुटअप कीजिए। ठीक है। नई आर्थिक नीति एवं सरकारी नीतियों ने बिहार में महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार किए हैं, इस कथन की समीक्षा करें। ठीक है। महिलाओं की स्थिति में नई आर्थिक नीति और सरकारी नीति दोनों में लिखा, नई आर्थिक नीति और सरकारी नीति। नई आर्थिक नीति जो है वो केंद्र के स्तर पर भी बनती है और राज्य के स्तर पर भी बनती है। आर्थिक नीति है, बनेगी। सरकारी नीति में जो पॉलिसीज चेंजेस कुछ सारे मैंने अलग लिखा है। सरकारी नीति में जैसे आप 35% आरक्षण देते हो, तमाम ये सरकारी नीतियाँ हैं। ठीक है। तो इन सबसे बिहार में महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार हुआ है। पेटेंट प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बिहार के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आता है। और ये प्रश्न तैयार होकर के आप जाओगे, ये न केवल अभी, ये इंटरव्यू में भी काम आएगा। इस पर काम करो और इसको जरूर लिखो। ठीक है। 10वां प्रश्न, मद्यपान निषेध। अब ये भी प्रश्न आ सकता है। बिहार में मद्यपान निषेध के उपरांत मैंने ये प्रश्न पूछा है कि मद्यपान निषेध क्या है। बिहार में मद्यपान निषेध के उपरांत सामाजिक संरचना में सकारात्मक प्रभाव पड़े। ठीक है। तो जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेज आ, कई प्रकार के चेंजेज आ। ठीक है। अब इसको लिखिए और हमको दिखाइए। आप लिख करके दिखाएंगे, भेजिए, मैं देखूंगा उसमें जो और सुधार क्या हो सकता है मैं दूंगा लिख करके। आपको तैयार होइए इस प्रश्न के लिए। भिक्षावृत्ति एक अभिशाप है, बिहार सरकार द्वारा इस पर नियंत्रण हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए, व्याख्या करें। ये सब विकट स्थिति के लिए क्वेश्चन है। ठीक है। लिख देना बहुत ज़्यादा, चूँकि इसमें बहुत मटेरियल, बहुत काम होता नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इधर मत जाना, इसको मत ही लिखने अवॉइड करना। लास्ट आवर के लिए मत, किसी को ना समझ में आ रहा हो तो तैयार हो जाना। ठीक है। बहुत काम होता नहीं है। हालांकि बिहार सरकार ने कुछ काम किया जो कि नेशनल लेवल पर उसको एडॉप्ट किया गया, आप उसको लिख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलता नहीं, तो आप उसको अवॉइड ही करना। हाँ, मद्यपान निषेध वाला लिख सकते हैं आप। सोशल सेक्टर से ये प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। इतने प्रश्न ही मैंने गेस किए हैं। आप इसको तैयार करो बेटा। और उसके बाद देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतने ही तक सीमित रहना चाहिए। LSW का चूँकि सिलेबस छोटा है, रिपीट होते हैं और अब तोड़ कर प्रश्न पूछ रहा है। हो सकता है कि टिप्पणियाँ वाले में प्रश्न में जो पिछली बार पूछा वही उसको टिप्पणी में पूछ दे। तो कोशिश ये करनी चाहिए जितना तोड़ा हुआ प्रश्न हो उसको ज़्यादा पढ़े। टिप्पणियाँ तो टिप्पणी लिखा करो तो उसमें ज़्यादा अंक आ गए। देखिए, किसी एक में आपको कोई ज़्यादा अंक नहीं देता, लेकिन 2 प्रश्न अगर टूटा हुआ हो तो उसमें आपको ज़्यादा अंक आ जाए। 1-2 अंक तो बढ़ ही जाते हैं किसी एक प्रश्न में, अगर वैसी चीज़ को आप स्टैंडर्ड में लिखते हो तो कोशिश करनी चाहिए टूटा हुआ पोर्शन में लिखने के लिए। ठीक है। तो आप लोग इसको, हालांकि बहुत दिन बाद में फिर आया बेटा, हेल्थ इशू तो बताया ही था आपको। कोशिश होगी मेरा हेल्थ ठीक हो जाए, तो मैं इसको, अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो और बच्चों लोगों को भी स्प्रेड कीजिए। और देखिए, मैं श्रृंखलाबद्ध में जितने इस बार मेरे 31 बच्चे जो हैं अब तक सूचना दिए हैं कि सर मैं कम्पीट किया हूँ।
तो मैं धीरे धीरे सबकी इंटरव्यूज़ भी डाल रहा हूँ आप लोग को, आप लोग कैसे तैयारी करें। बड़ी खुशी होती है बच्चे जब कम्पीट करते हैं और जब मुझे आकर के बताते हैं कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका भी कंट्रीब्यूशन, अगर क्षणिक मात्र भी मैंने दिशा प्रदान की है, सब मेहनत आपका है बेटा, मैं सिर्फ आपको दिशा प्रदान करता हूँ कि इस डायरेक्शंस में अगर काम करो बेटा तो आपको सफलता मिलेगी। आपकी एनर्जी वेस्ट होने से मैं बचाने वाला व्यक्ति हूँ और कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अनुभव ही आपकी एनर्जी को वेस्ट करने से बचाएगा, ठीक है। अब बेटा आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दो, जिनका नहीं हुआ निराश नहीं होना है, एकदम कभी भी निराश नहीं होना, और इसी नई ऊर्जा के साथ काम करना है। नेक्स्ट ईयर होगा आपका भी, ऐसे ही होता, कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार दिया, और बहुत कम लोग होते हैं, बिरले होते हैं, थोड़ी किस्मत वाले होते हैं, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं है, फिर से सीखिए। और कोई कहाँ मेरी कमजोरी, बस काम करना, कोई व्यवस्थापन है। बीपीएससी को बहुत लोग बच्चे बीपीएससी को गाली देते हैं, तमाम करते हैं, व्यवस्था को गाली देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं बेटा, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। आप देखो कि मुझे और क्या काम करना, कहाँ मुझसे भूल हुई है, ठीक है, और उस पर काम करना, और अब की बार ऐसा करना है कि उस तमाम चीज़ों की भरपाई हो जाए, ठीक है, इसी उद्देश्य के साथ। और इन्हीं चीज़ों को मैं अब समाप्त करता हूँ। जो मैंने आपको दिया, मेरे उद्देश्य हैं कि आपको अधिक से अधिक नंबर आए, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूँ। और आप लोग लिख करके मुझे दिखाओ, और मैं निश्चित रूप से अभी बैठे बैठे सबको देख सकता हूँ, तो आप भेज सकते हो मुझे। जहाँ पे तुमको लगे कि ये प्रश्न मुझे दिखाने लायक है, आप मुझसे पूछो, सजेशन मांगो, मैं आपको दूंगा, व्यक्तिगत रूप से दूंगा, फ़ोन करके बता दूंगा। आप मैम को लिख देना, मैं व्यक्तिगत रूप से बात करके आपको बता दूंगा कि हाँ बेटा यहाँ पे ये ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आपको।